नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इस चैप्टर में से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन इन्हें देना होता है ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पक्का देते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंडियन पॉलिटिक्स में। अब देखो क्या है क्वेश्चन। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके प्रभावों का वर्णन करें। यानी हरित क्रांति क्या है और उसके क्या क्या अफेक्ट हुए। 1960 के मध्य में भारत को राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यानी जो 60 का दशक है, उस टाइम पे भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। राजनीतिक समस्या का मतलब है बड़े बड़े नेताओं की डेथ हो गई थी और बहुत सारी दिक्कत थी। ठीक है, नेहरू की डेथ भी हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई थी। आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं का मतलब है कि पैसे की बड़ी दिक्कत आ रही थी। राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान से युद्ध के बाद पैदा हुई स्थिति, राजनीतिक बदलाव तथा आर्थिक मोर्चे पर भारत में पड़ने वाला भयंकर अकाल। यानी कि क्या क्या हुआ है, राजनीतिक बदलाव हुए हैं, यानी कि नेताओं की डेथ हुई है, अलग अलग नेता आए। उसके अलावा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चाइना से युद्ध हुआ, जिसकी वजह से आर्थिक बोझ बढ़ा भारत के ऊपर, तो अकाल पड़ा भारत में। तो 60 के दशक में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई भारत के सामने। दो दो युद्ध हुए, बड़े बड़े नेताओं की डेथ हुई और भारत में खेती बिल्कुल बर्बाद हो गई, भयंकर अकाल पड़े। इन सभी परिस्थितियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई, बहुत बिल्कुल बर्बाद हो गई इंडियन इकोनॉमी। भारत के आर्थिक विकास में कमी आने लगी तथा विशेषकर खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी। यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बिल्कुल डाउन हो गई और खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, जिसने भारतीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया कि किस प्रकार इन स्थितियों से बाहर निकला जाए। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे नेताओं के सामने थी। सभी चिंता में पड़ गए कि अब कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें। अतः भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने का निर्णय लिया। या और फिर क्या हुआ, जो भी भारत की नीति बनाने वाले लोग थे, यानी कि उसमें सारे मंत्री वगैरह जो भी थे देश में, उन सभी ने फैसला लिया कि हम अब खेती पर फोकस करेंगे। वही एक मात्र उपाय है इस चीज़ से बाहर निकलने का। जो देश में खाद्यान्न संकट आ गया है, हम इसे खेती में पैदावार बढ़ाकर ही अब निपट सकते हैं इससे। तो खेती को जो है फुल फोकस दिया गया इस टाइम पे। यहीं से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और इसी वजह से क्या हुआ है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाकर देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था। किस फील्ड में? खेती के फील्ड में, कि हमें अनाज की कोई भी कमी ना हो। 60 के दशक में हम बिल्कुल खाने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं थी बिल्कुल भी। जब हमारी 1965 में लड़ाई हुई थी तो हमारे पास अपने फौजियों को देने के लिए भी अनाज नहीं था। उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है खुद भी व्रत रखा था। एक टाइम का खाना वो नहीं खाते थे और पूरे देश से भी कहा था कि वो एक टाइम का खाना ना खाएं ताकि हम अपने सैनिकों तक खाना भेज सकें। तो ऐसी सिचुएशन थी हमारी 1960 के दशक में। तो उसके बाद हमने अपनाया ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत तगड़ा फोकस किया गया खेती के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो हमें यही बताना है कि इसी वजह से क्या हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। अब पहला पॉइंट देखो, इसमें क्या क्या मेन चीज़ें थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। पहली चीज़, कृषि का निरंतर विस्तार, यानी कि खेती पर बहुत ज़्यादा फोकस, लगातार बढ़ोतरी खेती में। हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है यह तत्व भारत में कृषि क्षेत्र का निरंतर विस्तार एवं विकास करना था। यानी कि खेती को बढ़ाना था और उसे डेवलप करना था। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में कृषि क्षेत्र का विस्तार जारी था, परंतु 1960 के मध्य में इसे और अधिक ध्यान दिया गया और यह कार्य हरित क्रांति के अंतर्गत किया गया। यानी कि खेती को बढ़ाया गया। पहले पॉइंट में यही कह रहे हैं, हमने शुरुआत से ही खेती पर फोकस किया था, पर 60 के दशक में जब खाद्यान्न संकट आया उसके बाद तो हमने और भी ज़्यादा फोकस दिया खेती के ऊपर। दूसरा पॉइंट, दोहरी फसल का उद्देश्य है। अब सबसे मेन बात थी हरित क्रांति की, यहाँ पे दोहरी फसल उगाई गई थी, यानी कि दो दो फसलें एक साथ उगाई गई थी। हरित क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व या उद्देश्य यह है ताकि साल में दो मौसमी फसलें बोई जाएंगी। यानी कि ये नहीं है कि जो खेत को खाली छोड़ दिया जाएगा एक बार फसल बोने के बाद, दो बार सीजन में जो है फसल बोई जाएंगी। ये मेन टारगेट था हरित क्रांति का। साधारण रूप से भारत में प्रतिवर्ष एक मौसमी फसल ही काटी जाती थी। इसका प्रमुख कारण यह है ताकि प्रतिवर्ष भारत में एक ही मौसमी वर्षा होती थी। यानी कि सिर्फ जो मानसून होता है, बारिश होती है, उसी पर डिपेंड थी हमारी खेती। इसीलिए पहले साल में एक ही टाइप की खेती हो पाती थी बस।
जो बारिश के टाइम पे बोई जाती है सिर्फ वही खेती हो पाती थी। पर हरित क्रांति में इरिगेशन फैसिलिटीज़ अपनाई गई थी, बांध बनाए गए थे, नहर बनाई गई थी जिनसे कि खेतों तक पानी पहुंचाया गया था। तो यही कह रहे हैं ये कि हरित क्रांति में अब 2 फसलें उगाई जाने लगी। हरित क्रांति के अंतर्गत अब प्रतिवर्ष 2 मौसमी वर्षा करके 2 मौसमी फसलें काटने का निर्णय लिया गया, यानी कि अब साल में 2 बार फसलें उगाई जाएंगी। एक फसल प्राकृतिक वर्षा के आधार पर होगी तथा दूसरी कृत्रिम वर्षा के आधार पर होगी। यानी कि एक फसल तो जो नेचुरल मानसून आता है हमारा जून के महीने में, ठीक है, तो जून जुलाई में जो हमारा मानसून आता है, एक तो खेती उसी टाइप से होगी जो नेचुरल होती है, जो बारिश आती है। दूसरा कृत्रिम वर्षा की जाएगी, यानी कि सिंचाई की सुविधाएं की जाएंगी, ठीक है, ये पानी लाया जाएगा खेतों तक कहीं और दूसरे एरिया से, तो कृत्रिम वर्षा की जाएगी और अन्य चीज़ों से भी पानी लाया जाएगा खेतों तक। ये मेन टारगेट था ग्रीन रेवोल्यूशन में। एक फसल प्राकृतिक वर्षा के आधार पर होगी तथा दूसरी कृत्रिम के आधार पर। कृत्रिम वर्षा के लिए सिंचाई सुविधा एवं यंत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, प्राकृतिक होता है नेचुरल और कृत्रिम का मतलब है मैन मेड। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, सिंचाई की सुविधा की गई, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, अलग अलग यंत्र जो है वो खोजे गए, जैसे कि ट्रैक्टर इसी टाइम पे आया था भारत में, ठीक है, जो ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी होती है वो इसी टाइम पे आई थी भारत में। तो मशीनों का यूज़ किया गया खेती में पहली बार भारत में। पहले तो हल का यूज़ करते थे और केवल बारिश पर खेती डिपेंड थी। तो यही वो टाइम है जिस टाइम पे पहली बार लोगों ने ट्रैक्टर देखा, पहली बार लोगों ने जो है नए नए मशीनें देखी जिनसे कि खेती की जा सकती है। प्राकृतिक वर्षा के समय जो पानी व्यर्थ चला जाता था उसे अब एक जगह एकत्रित किया जाने लगा। इस पानी का प्रयोग उस मौसमी फसल के लिए किया जाने लगा जब प्राकृतिक वर्षा नहीं होती थी। तो जो बारिश का पानी होता था उसे इकट्ठा किया जाने लगा ताकि जब पानी ना हो तब इसका यूज़ कर सके। इस तरह भारत में अब एक वर्ष में 2 मौसमी फसलें होने लगी तथा खाद्यान्न पदार्थों की अधिकाधिक पैदावार होने लगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पहले देश में केवल साल में एक ही फसल होती थी अब डबल फसल होने लगी, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हुआ, खेती का प्रोडक्शन बढ़ा। तीसरा पॉइंट, अच्छे बीजों का प्रयोग। तो ये बहुत फोकस किया गया था इस चीज़ पे। विदेशों से भी हमने जो है वो बीज मंगाए थे और यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी कई सारे बीज डेवलप किए थे। तो अच्छी क्वालिटी के बीज यूज़ किए भारत ने उस टाइम पे। हरित क्रांति का एक तत्व या उद्देश्य अच्छे बीजों का प्रयोग करना था ताकि फसल ज़्यादा हो। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का 1965 एवं 1973 में पुनर्गठन किया गया। यानी कि खेती की फील्ड में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि उसके ऊपर रिसर्च करेगा। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया गया, ठीक है, जिसका काम क्या था, ये बीज बनाना या खेती से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बनाना। भारत में चावल, गेहूं, मक्का तथा बाजरा की विशेष किस्में तैयार की गई, यानी कि नई नई ब्रीड बनाई गई। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, इन चारों चीज़ों पे बहुत फोकस किया गया और इनकी नई नई प्रजातियां डेवलप की गई साइंटिस्टों द्वारा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए विशेष जोर दिया गया और थर्ड वाले जो प्लानिंग थी उसमें फुल फोकस किया गया किस पे, हरित क्रांति पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अच्छी किस्म के बीजों पर ध्यान दिया गया, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया, किसानों को कृषि के विषय में और अधिक शिक्षित किया गया। तो खेती के बारे में एजुकेशन दी गई, नए नए बीजों का यूज़ किया गया, खेती पर पैसा लगाया, नए नए इक्विपमेंट्स लेकर आए खेती के लिए, ठीक है, हर तरीके से खेती पर पूरा फोकस किया गया। अब देखो हरित क्रांति की सफलताएं। भारत में हरित क्रांति के कुछ अच्छे परिणाम सामने आए हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला पॉइंट, उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ वो बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ। इससे पहले इतना प्रोडक्शन भारत ने नहीं किया था। हरित क्रांति की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इससे भारत में रिकॉर्ड पैदावार हुई, यानी कि रिकॉर्ड टूट गए हर चीज़ के, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। 1978-1979 में भारत में लगभग 131 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ तथा जो देश गेहूं का आयात करता था वह अब गेहूं को निर्यात करने की स्थिति में आ गया। जिसको 1960 के दशक में बिल्कुल खाने के लिए भी रोटी नहीं मिल रही थी, वो देश अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से 131 मिलियन टन गेहूं उपजा पाया और उसने विदेशों तक इसका निर्यात किया। दूसरा पॉइंट, फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई, यानी कि जो एरिया है खेती करने का वो बढ़ाया गया, जो बंजर ज़मीन थी उसको खेती लायक बनाया गया, ठीक है, और बड़े एरिया पे खेती होने लगी। तो आगे यही लिखा हुआ है इसमें, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में फसल क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। थर्ड पॉइंट, औद्योगिक विकास को बढ़ावा। अब जब खेती इतनी डेवलप हो रही है तो इससे औद्योगिक विकास को भी फायदा होगा, क्योंकि खेती वाली चीज़ों से ही तो इंडस्ट्रीज डिपेंड रहती हैं हमेशा, ठीक है। जब तक जो खेतों में चीज़
पैदा नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ करोगे आप। हरित क्रांति के कारण भारत में न केवल कृषि क्षेत्र को ही फायदा हुआ बल्कि इसने औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया। हरित क्रांति के अंतर्गत अच्छे बीजों, अधिक पानी, खाद तथा कृत्रिम यंत्रों की आवश्यकता थी, जिसके लिए उद्योग लगाए गए। देखो, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी, खाद की ज़रूरत थी, नए नए चीज़ों की ज़रूरत थी, नई नई मशीनों की ज़रूरत थी, तो उससे इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हुई, जिसके लिए उद्योग लगाए गए, जिसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। इससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। आप इंडियन कंपनीज देखते हो ना, बहुत सारी जो ट्रैक्टर वगैरह बनाती हैं, तो उस टाइम पे इन कंपनीज ने बहुत फोकस किया था इस चीज़ पे। अगला है बांधों का निर्माण। अब ये महसूस हुआ कि हमें जो है सबसे मेन क्या दिक्कत थी, भारत में पानी की ही दिक्कत थी, इसीलिए एक टाइप की खेती हो पाती थी। तो सबसे मेन फोकस किया गया पानी पे। पहले तो बारिश का पानी जो था उसको इकट्ठा करके उसका यूज़ किया गया, ठीक है, जिसके लिए बांध भी बनाए गए। दूसरा, जो नदियां थी उनके ऊपर बांध बनाए गए और अलग अलग एरिया में जो है पानी पहुंचाया गया। जैसे कि एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी, इंदिरा गांधी नहर, जो कि पंजाब में बनाई थी। पंजाब में नदियों को रोककर वहां से पानी ले जाकर राजस्थान तक पहुंचाया गया था, जहाँ पे कभी खेती भी नहीं होती थी, और आज के टाइम पे वहाँ पे खेती होती है सिर्फ उस नहर की वजह से। तो ऐसी ऐसी परियोजनाएं उस टाइम पे लाई गई थी। तो ये 4 बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि क्या क्या सफलता थी। उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, 131 मिलियन टन भारत ने वो जो उसका प्रोडक्शन किया। दूसरा, फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला, बांधों का निर्माण हुआ। तो ये सारी जो हैं इसकी सफलताएं हैं, इसकी अच्छी बातें हैं। आप देखो, आप अगला पॉइंट, जल विद्युत शक्ति को बढ़ावा, यानी कि जो वाटर एनर्जी है, यानी कि जिससे बिजली पैदा होती है, बांध बनाए गए थे तो वहाँ से बिजली भी पैदा की गई। बांधों द्वारा संचित किए गए पानी का जल विद्युत शक्ति के उत्पादन में प्रयोग किया गया, यानी कि पानी से बिजली बनाई गई। तो ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ, खेतों तक बिजली भी पहुंचाई गई थी। विदेशों में भारतीय किसानों की मांग। अब जब इतने तगड़े तरीके से भारत ने प्रोडक्शन किया तो पूरी दुनिया में ये बात फैली कि भारत जो इतना गरीब देश था, जिसके पास खाने तक नहीं था, उसने इतने अच्छे तरीके से खेती को आगे बढ़ाया है। तो ये बात विदेशों तक फैली और भारतीय किसानों की मांग बढ़ी पूरी दुनिया में। खेती करने के लिए यहाँ के किसानों को बुलाया जाने लगा। आपने देखा हो कि आज के टाइम पे कनाडा, अमेरिका, इन देशों में बहुत सारे पंजाबी लोग दिखते हैं आपको। तो ये लगभग उसी टाइम पे गए थे ये लोग अधिकतर। तो अधिकतर लोग वहाँ पे बुलाए गए थे खेती के लिए और आज के टाइम पे वो वहीं पर बसे हुए हैं, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं, पर जो अधिकतर रेशो रहता है वो इन्हीं एरिया से रहता है। हरियाणा से भी कुछ लोग जाते हैं, अधिकतर पंजाब के लोग आपको वहाँ पर दिखेंगे। तो इसका रीज़न यही है कि उस टाइम पे इन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वहाँ पे खेती की जा सके। तो विदेशों में भारतीय किसानों की मांग बढ़ी। भारत की हरित क्रांति से कई देश इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय किसानों को अपने देश में बसाने के लिए प्रोत्साहित किया। कनाडा जैसे देश ने भारत सरकार से किसानों की मांग की, जिसके कारण पंजाब एवं हरियाणा से कई किसान कनाडा में जाकर बस गए, ठीक है। बहुत डिमांड हो गई थी भारतीय किसानों की। 7वां पॉइंट, विदेशी कर्जों की वापसी। जो 1960 के दशक में हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया था, हमने गेहूं मंगाया था, अमेरिका से भी मंगाया था, बहुत जगह से हमने चीज़ें मंगाई थी, तो उस चीज़ को हमने वापस कर दिया। इतना ज़्यादा हमने गेहूं और चावल का प्रोडक्शन किया कि हमारे ऊपर जो कर्जा था उसे भी हमने माफ़ कर दिया। अब देखो, विदेशी कर्जों की हमने वापसी करी। हरित क्रांति के समय उससे पहले भारत ने विदेशी संस्थाओं से भी जो कर्जे लिए थे उन्हें वापस कर दिया गया। तो कितनी तगड़ी सफलता मिली है हमें हरित क्रांति में कि हमने अपना कर्जा भी वापस कर दिया है। राजनीतिक स्थिति में बढ़ोतरी। भारत में हरित क्रांति का एक सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अच्छी छवि बन गई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, जिससे भारत को अमेरिका पर खाद्यान्न के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ा। और इसका प्रभाव 1971 की पाकिस्तान की लड़ाई में देखा जा सकता है। देखो, हमें क्या था, दिक्कत हो गई थी 1960 के दशक में, तो अमेरिका ने हमें 65 में धमकी भी दी थी कि अगर तुम लड़ाई बंद नहीं करोगे ना पाकिस्तान से, तो हम तुम्हें गेहूं देना बंद कर देंगे। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने खाना छोड़ दिया था। सभी भारत के लोगों ने एक टाइम का खाना खाया था उस टाइम पे, हमारे फौजी को खाना देने के लिए। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, हम आत्मनिर्भर हो चुके थे। तो जब 1971 में हमारी दोबारा लड़ाई हुई पाकिस्तान से, तो उस लड़ाई में हमारे सामने खाद्यान्न संकट नहीं आया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इतने तगड़े तरीके से क्या किया था, प्रोडक्शन किया था। तो अमेरिका से भी हम नहीं दबे उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था।
तो इससे क्या हुआ, भारत की पॉलिटिकल एरिया में जो है वो छवि अच्छी हुई, राजनीतिक स्थिति में बढ़ोतरी हुई, पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ा भारत का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की बहुत अच्छी छवि बन गई। 71 की लड़ाई भी हम जीते और हमने खाद्यान्न संकट को भी ख़त्म कर दिया। हम किसी पर डिपेंड नहीं रहे, ना अमेरिका पर ना किसी और देश पर। तो ये सारी चीज़ें थी हरित क्रांति की सफलताएं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं हरित क्रांति क्या है, इसकी सफलताएं बताओ और इसकी असफलताएं बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया तब भी पढ़ाया था और मैं यहाँ से स्पेशल वीडियो ही बना रहा हूँ इस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब 9th पॉइंट देखो, बुनियादी ढांचे में विकास। हरित क्रांति की एक सफलता यह रही कि इसके परिणाम स्वरूप भारत में बुनियादी ढांचे में उत्साहजनक विकास देखने को मिला। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है देश में, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी हॉस्पिटल वगैरह जितनी भी चीज़ होती है ज़रूरत की, वो सारी चीज़ें भी डेवलप हुई। अब देश के पास पैसा आया तो उस पैसे को जनता की भलाई में लगाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। हरित क्रांति से क्या हुआ, देश में बुनियादी ढांचा भी डेवलप हुआ। तो ये सारी अच्छी बातें थी हरित क्रांति की। अब आपसे कुछ असफलताएं भी पूछते हैं या बुरी बातें भी पूछते हैं हरित क्रांति की। देखो, अच्छी ज़्यादा हैं और बुरी बहुत कम है। तो ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति से भारत में जहां विकास के नए द्वार खुले, वही इससे संबंधित कई समस्याएं भी पैदा हो गई। देखो, अब कुछ भी काम कर लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाती है हमेशा। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति के कारण भारत में चाहे खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया, परंतु वह थोड़े समय के लिए ही था। आज भी भारत में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। बेशक जो है खाद्यान्न संकट हरित क्रांति के समय में ख़त्म हो गया था, पर आज के टाइम पे भी कई बार क्या हो जाता है, भारत में दिक्कत हो जाती है। तो ये जो हरित क्रांति के फ़ायदे थे, ये कुछ समय के लिए ही रहे, ये कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, भारत में 1980 के दशक में वर्षा न होने से हरित क्रांति से कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। तो 1980 में जब अकाल पड़ा, बारिश नहीं आई, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई थी देश में। तो हरित क्रांति का फेलियर मानते हैं इसे, कि 1970 में तो ठीक था, पर 80 में आकर हरित क्रांति में जो अकाल पड़ा है, उससे क्या फ़ायदा हुआ फिर हरित क्रांति का। तो यही कह रहे हैं कि वर्षा नहीं हुई तो हरित क्रांति भी 1980 में सफल नहीं हुई। तीसरा पॉइंट, हरित क्रांति के बावजूद 1998 में भारत को प्याज आयात करना पड़ा। ठीक है, अब 1998 में प्याज मंगाना पड़ा था भारत को। तो ये कह रहे हैं कि हरित क्रांति भी है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ जब हम प्याज का जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाए। फोर्थ पॉइंट, भारत को 2004 में चीनी आयात करनी पड़ी, यानी हमें चीनी मंगवानी पड़ी। फिफ्थ पॉइंट, हरित क्रांति की सफलता पूरे भारत में न होकर केवल उत्तरी राज्यों में ही दिखाई पड़ती है। देखो, हरित क्रांति के लिए कुछ स्पेशल एरिया चुना गया था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि पूरे देश में एक साथ नीति लागू कर सके। तो स्पेशल एरिया चुने गए थे, वहाँ पर चीज़ें डेवलप करी गई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति का लाभ केवल उत्तरी राज्यों को हुआ था। इस बात का बहुत विरोध भी होता है कि दक्षिण भारत में इस चीज़ से विकास नहीं हुआ और ना ही पूर्वी हिस्सों में विकास हुआ। तो हरित क्रांति का एक नुकसान ये भी है, केवल उत्तरी भारत को फ़ायदा हुआ। देखो सिक्स्थ, कालाहांडी जैसे क्षेत्रों में लोग आज भी भूख के कारण मर रहे हैं। उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी, तो आज भी वहाँ पे जो है भूखमरी है, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो क्या फ़ायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये कह रहे हैं कि आज भी कालाहांडी जैसे एरिया में जब अकाल पड़ जाता है भारत में। तो देखो, ये तो हैं आलोचनाएँ, ये हमें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि हरित क्रांति की सफलता बताओ और हरित क्रांति की असफलता बताओ। तो आपको जब असफलता बतानी कहेंगे तो आपको यही बातें बतानी हैं। ठीक है, पर अगर हम ओवरव्यू देखें इसका, तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल पर बहुत फोकस किया गया था और उस फील्ड में भारत ने बहुत तगड़ा प्रोडक्शन भी किया। तो इसके नुकसान कम है और फ़ायदे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत तगड़े तरीके से सफल रही और इसने देश को, मान लो आप, जो पाकिस्तान का हाल है वो होने से बचा लिया। ठीक है, यहाँ पे भूखमरी, बेरोजगारी, पता नहीं क्या क्या होता अगर ग्रीन रेवोल्यूशन सफल ना हुआ होता तो हमने बहुत अच्छे समय पे बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। हरित क्रांति में हमने चीज़ों को डेवलप किया और अपने देश को बहुत हम आगे लेकर गए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सफल रहा था, पर हमें उसकी कुछ असफलताएं भी याद करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद कर लेना। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। मैंने आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस बड़े अच्छे से करवा रखी हैं। पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ पूरा बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता हूँ। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ना,
वो सारे मैं कराता हूँ आपको, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवाना। मैं सोच के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों के 95 प्लस मार्क्स आएँ। तो आप सभी अच्छे से पढ़ो,